लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे स्टेमन के बारे में। हमने एंथर के टाइप्स के बारे में डिस्कस करा। अभी हम शुरू कर रहे हैं एंथर की स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में। क्योंकि हम बात कर रहे हैं एंथर की, तो हम लोग मूव करेंगे बाहर से अंदर की तरफ। यानी सबसे पहले एंथर की जो कवरिंग है वो किस चीज़ की बनी हुई है। एंथर वॉल की बात करते हैं तो एंथर वॉल में बहुत सारे लेयर्स होती हैं। सबसे पहले जो बाहर की तरफ लेयर होती है, जो सबसे पहले बनती है, उस लेयर का नाम है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है सबसे पहली बनी हुई लेयर है, सबसे बाहर की लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। और क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर है तो यूजुअली आउटर मोस्ट लेयर का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो दिस इज द प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज आउटर मोस्ट लेयर, एंड जो कि सबसे बाहर की तरफ होती है और ये सबसे पहले बनती है। एंथर वॉल में सबसे पहले एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं। ओके, अगर बात करें एपिडर्मिस, एक प्लांट है जियोक्सिन। जियोक्सिन के अंदर ये इसकी जो सेल्स हैं वो बाइन्यूक्लिएटेड होती हैं। कैसी होती हैं? बाइन्यूक्लिएटेड। जियोक्सिन के अंदर जो एंथर की एपिडर्मिस है, इसकी जो सेल्स हैं वो बाइन्यूक्लिएटेड होती हैं। ओके, और एक प्लांट आता है आर्कीयूथोबियम। इसके अंदर जो एपिडर्मिस है, इसकी कुछ सेल्स के अंदर फाइब्रस की थिकनिंग हो जाती है। फाइबर्स की थिकनिंग होने की वजह से ये एक डिस्टिंक्ट लेयर बनाता है। उस डिस्टिंक्ट लेयर को हम एक्सोथीसियम बोलते हैं। मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट क्या बताया, जो एपिडर्मिस है ये आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे पहले की बनी हुई लेयर है, और क्योंकि ये सबसे बाहर है तो इसका मेन पर्पस है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। दूसरा, जियोक्सिन प्लांट की बात करें तो जियोक्सिन प्लांट जो है ये बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। इसमें इसकी एपिडर्मिस के अंदर बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। ओके, और तीसरा आर्कीयूथोबियम प्लांट जो है, आर्कीयूथोबियम प्लांट की जो एपिडर्मिस है इसके अंदर फाइबर्स की थिकनिंग हो जाती है, एंड फाइबर्स की थिकनिंग होने की वजह से ये एक डिस्टिंक्ट लेयर फॉर्म करता है जिसको एक्सोथीसियम बोलते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास था एपिडर्मिस। अब इसके अंदर की तरफ देखेंगे तो हमें एक लेयर और दिखेगी जिसको बोलते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम की बात करते हैं। एंडोथीसियम इज जस्ट इनर टू एपिडर्मिस। एंडोथीसियम के बारे में स्पेशल पॉइंट क्या है, इसके अंदर अल्फा सेलुलोसिक बैंड्स पाए जाते हैं। सेलुलोस फाइबर के बैंड्स होते हैं जो कि एंथर की डिहिसेंस में हेल्प करते हैं। ठीक है, जहां पे ये बैंड्स एब्सेंट होते हैं, जहां पे ये थिकनिंग एब्सेंट होती है, उन्हें स्टोमियम बोला जाता है। स्टोमियम ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर होते हैं और ये भी एंथर की डिहिसेंस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो एंथर वॉल एंड एंडोथीसियम इज क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? तो हमने डिस्कस करा एंथर वॉल में सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, उसके अंदर की तरफ एंडोथीसियम। अब इसके अंदर की तरफ आएंगी कुछ मिडल लेयर, 4 to 5 लेयर्स होंगी। 1 to 4 होती हैं, लेकिन रेयरली इट मे एक्सीड फ्रॉम 4। ठीक है, और उसके अंदर दिखेगा आपको टेपिटम। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट द मिडल लेयर। मिडल लेयर जो है इट इज द थर्ड लेयर एंड इट विल बी जस्ट इनसाइड टू द एंडोथीसियम। सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, अब आएगी मिडल लेयर। मिडल लेयर जो है इनकी जो संख्या होती है, इनका जो नंबर होता है वो 1 to 4 होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर, रेयरली कुछ प्लांट्स के अंदर इट मे एक्सीड, इनकी संख्या 4 से ज्यादा भी हो सकती है, इनका नंबर 4 से ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर है आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मिडल लेयर जो है कुछ प्लांट्स के अंदर मिडल लेयर एब्सेंट भी होती है। कौन सी फैमिली है? लेबनेसी फैमिली और नाजाडेसी फैमिली। दीज आर द 2 फैमिलीज जिनके एंथर के अंदर मिडल लेयर होती ही नहीं है। क्लियर? मैंने क्या कहा कि मिडल लेयर एक तो थर्ड लेयर है, सबसे पहले एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथीसियम, तीसरी मिडल लेयर। मिडल लेयर का नंबर कितना होता है? 1 to 4, यानी 1 to 4 लेयर्स होती हैं मिडल लेयर के अंदर। लेकिन इन सम प्लांट इट मे एक्सीड, और कुछ प्लांट्स के अंदर मिडल लेयर होती ही नहीं है। ऐसे कौन से प्लांट्स हैं? लेमनेसी और नाजाडेसी फैमिली। ठीक है, आगे देखते हैं। मिडल लेयर जो है जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो मिडल लेयर डीजनरेट कर जाती हैं। अब मिडल लेयर जब डीजनरेट कर जाती हैं, इनका मेन पर्पस होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। सो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, इसके अलावा ये फूड को स्टोर करती हैं स्टार्च की फॉर्म में। तो दे आर न्यूट्रिटिव इन फंक्शन एंड दे आर गोइंग टू स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? Is this thing clear? Next we are moving towards the next layer, that is tapetum.
टेपिटम जस्ट इनसाइड द मिडल लेयर, ये सबसे अंदर की तरफ लेयर है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर. आउटर मोस्ट लेयर वॉज द एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, देन आफ्टर दैट मिडल लेयर एंड देन टेपिटम. टेपिटम जो है वो स्पोरोजिनस टिश्यू के चारों तरफ होती है, यानी कि ये स्पोरोजिनस टिश्यू को कवर करके रखती है. ठीक है, आगे देखते हैं. ये स्पोरोजिनस टिश्यू को कवर करके रखती है. इसकी जो सेल्स हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकती हैं, यानी उसमें एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं. और इसका मेन रीजन क्या है? एंडोमाइटोसिस. एंडोमाइटोसिस का मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो अलग अलग, यानी सेल साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा. न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा. मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं टेपिटम की सेल्स, पोलीप्लोइडी शो करती हैं और इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है. ठीक है, फिर अगली बात आती है, इनके अंदर डीएनए कंटेंट ज्यादा होता है. क्योंकि ये पॉलीप्लोइडी शो कर रहे हैं तो इसका मतलब डीएनए कंटेंट ज्यादा होगा. एंड वन मोर थिंग, डीएनए कंटेंट ज्यादा होने के पीछे कारण क्या है? एंडोमाइटोसिस, रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस. इसके अलावा अगर बात करें, इसके अलावा एक पॉइंट आता है पॉलीटेनी. पॉलीटेनी के बाद फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. सो ये सारे रीजन हैं कि किसी भी टेपिटम की सेल के अंदर पॉलीप्लोइडी क्यों आती है या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन क्यों आती है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टेपिटम जो है इसके क्या क्या फंक्शन है. नीट में कई बार पूछा जाता है, मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा, उनमें से एक वो गलत दे देंगे आपको और दे विल आस्क यू कि इनमें से कौन सा टेपिटम का फंक्शन नहीं है. टेपिटम का मेन फंक्शन है वो न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, सेकंड फंक्शन जो है वो स्पोरोपोलिनिन का कंट्रीब्यूशन करते हैं. स्पोरोपोलिनिन क्या है? स्पोरोपोलिनिन इज द हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ये एक फैटी सब्सटेंस होता है जो पोलिन ग्रेन के चारों तरफ एक पर्टिकुलर डिजाइनिंग कोज करता है. ये पोलिन ग्रेन को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एसिड से, एल्कली से और वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशंस, फ्रॉम हाई टेम्परेचर, फ्रॉम एसिडिक कंडीशन एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर. ठीक है, फिर इसके अलावा टेपिटम का फंक्शन है पोलिन किट को रिलीज करना, पोलिन किट का ट्रांसपोर्टेशन करना. पोलिन किट जो है वो पोलिन ग्रेन को यूवी रेडिएशन से बचाती है. इसके बाद अगर हम बात करें तो टेपिटम का जो फंक्शन है वो फूड को, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड, दिस इज द फंक्शन ऑफ टेपिटम. इसके अलावा टेपिटम इज गोइंग टू रिलीज सम प्लांट हॉर्मोन्स, प्लांट हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करती है. तो टेपिटम किस किस में इन्वॉल्व है? न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन में, स्पोरोपोलिनिन के कंट्रीब्यूशन में, पोलिन किट के ट्रांसपोर्टेशन में और स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड. सो दीज आर द फंक्शंस वी कैन से ऑफ टेपिटम. तो अभी तक हम 4 लेयर्स पढ़ चुके हैं, एंड एपिडर्मिस, देन इसके बाद एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड देन टेपिटम. क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट. टेपिटम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? टेपिटम 2 तरह का होता है. पहला अमीबोइड टेपिटम, जिसको आप पेरिप्लाज्मोडियम टेपिटम भी बोलते हैं. अमीबोइड टेपिटम को पेरिप्लाज्मोडियम टेपिटम बोला जाता है. दूसरा है सिक्रीटरी, सिक्रीटरी जिसको आप ग्लैंडुलर भी बोलते हैं, ग्लैंडुलर या फिर पैराइटल टेपिटम. ठीक है, अमीबोइड टेपिटम जो है जिसको आप पेरिप्लाज्मोडियम टेपिटम बोल रहे हैं, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत ही कम समय के लिए होता है. इसकी जो रेडियल वॉल हैं वो रप्चर हो जाती हैं. अब जब रेडियल वॉल रप्चर हो जाएंगी तो क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म सेंटर की तरफ चला जाएगा, प्रोटोप्लाज्म सेंटर की तरफ. मान लीजिए ये आपके पास, इधर देखिए, ये है टेपिटम, इसकी ये वाली वॉल रप्चर हो जाएंगी तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेंटर की तरफ जाएगा. इस तरह से सेंटर की तरफ जाएगा. सेंटर की तरफ जाकर के वो जो माइक्रोस्पोर्स मदर सेल हैं उनके चारों तरफ स्प्रेड हो जाएगा, उनके चारों तरफ उनको कवर कर लेगा. ठीक है, जब ये सारे मिलते हैं तो अंदर माइक्रोस्पोर प्लस उनके चारों तरफ प्रोटोप्लाज्म. किसका प्रोटोप्लाज्म? टेपिटम का. कौन से टेपिटम का? अमीबोइड टेपिटम का प्रोटोप्लाज्म उनके चारों तरफ सराउंड कर जाता है, कवर हो जाता है. और ये ज्वाइंट करके ये क्या बनाते हैं? प्लाज्मोडियम या फिर पेरीप्लाज्मोडियल. समझ आई बात आपको? ये मान लेते हैं टेपिटम की लेयर है. टेपिटम जो है इनर मोस्ट लेयर है, ये अमीबोइड टेपिटम है. इसकी ये वाली वॉल रप्चर हो जाएंगी जिसकी वजह से प्रोटोप्लाज्म सेंटर की तरफ मूव करेगा. समझ आ रही है? प्रोटोप्लाज्म सेंटर में आ जाएगा तो सेंटर में क्या भरे हुए हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल. उनके चारों तरफ प्रोटोप्लाज्म उन्हें सराउंड कर लेगा और ज्वाइंट होकर के क्या बनाएगा? प्लाज्मोडियम या फिर पेरीप्लाज्मोडियल. ऐसा किनके अंदर देखा गया है? ऐसा लिली, टाइफा और एलिस्मा के अंदर देखा गया है. लिली, टाइफा और एलिस्मा के अंदर ऐसी जो कंडीशन है देखी गई है, यानी कि अमीबोइड या फिर इन्वेजिव यानी कि पेरीप्लाज्मोडियम टाइप का टेपिटम. फिर सिक्रीटरी
टेपिटम की बात करते हैं। सिक्रीटरी टेपिटम को ग्लैंडुलर टेपिटम भी बोला जाता है। ग्लैंडुलर टेपिटम जो है इसको पैराइटल टेपिटम भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, टेपिटल सेल्स जो हैं वो एज सच रहती हैं जब तक एंथर मैच्योर नहीं हो जाता। जैसे ही एंथर मैच्योर हो जाता है, माइक्रोस्पोर मैच्योर हो जाते हैं और फिर फाइनली माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट जब हो जाती है तो ये डीजनरेट कर जाता है टेपिटम। ठीक है, टेपिटम जब डीजनरेट कर जाएगा तो बात को ध्यान से सुनिए, टेपिटम जो है वो कुछ प्रो यूबिश बॉडीज रिलीज करता है। क्या रिलीज करेगा? प्रो यूबिश बॉडीज। ये जो प्रो यूबिश बॉडीज हैं, ये प्रो यूबिश बॉडी ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में आ जाती हैं। मैं आपको यहां पे एक डायग्राम बना के बताना चाहूंगा। मान लेते हैं ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और बाहर की तरफ है सेल वॉल। ये टेपिटम सेल की सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल है। इन दोनों के बीच में प्रो यूबिश बॉडीज आ जाएंगी। ये प्रो यूबिश बॉडी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में, ठीक है। ये प्रो यूबिश बॉडी इनको चारों तरफ से कवर कर लेगा स्पोरोपोलिनिन। क्या कवर कर लेगा? इनको चारों तरफ से इनको कवर कर लेगा स्पोरोपोलिनिन। लेट सपोज ये स्पोरोपोलिनिन है जो इनको चारों तरफ से कवर कर लेता है। जब स्पोरोपोलिनिन प्रो यूबिश बॉडी को चारों तरफ से कवर कर लेगा तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको बोलते हैं यूबिश बॉडीज। क्या बोलते हैं? यूबिश बॉडीज। प्रो यूबिश बॉडीज कहां पे यूबिश बॉडीज में कन्वर्ट हो रही हैं? वो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का जो स्पेस है वहां पे वो यूबिश बॉडीज में कन्वर्ट हो रही है। कैसे कन्वर्ट हो रही हैं? जब प्रो यूबिश बॉडी के चारों तरफ स्पोरोपोलिनिन आके जुड़ जाता है तो उनको यूबिश बॉडीज बोलते हैं। अब यूबिश बॉडीज का दूसरा नाम क्या है? यूबिश बॉडीज का दूसरा नाम है ऑर्बिक्यूल्स। ऑर्बिक्यूल्स क्या है? जैसे ही आपका प्रो यूबिश बॉडी टेपिटम सेल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होते हुए सेल वॉल की तरफ जाने लगती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो स्पेस होता है वहां पर उसे स्पोरोपोलिनिन चारों तरफ से कवर कर लेता है। अब वो स्पोरोपोलिनिन जब उसको चारों तरफ से कवर कर लेगा तो उसको प्रो यूबिश बॉडी को यूबिश बॉडीज में कन्वर्ट कर देगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, अब ये यूबिश बॉडीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये बाहर आ जाएंगे और दे विल अटैच टू द पोलन ग्रेन और पोलन ग्रेन को एक स्पेसिफिक डिजाइन देंगे। क्लियर? आर यू क्लियर? तो ये थे टेपिटम। दो तरह के टेपिटम थे मैंने आपको बताए। पहला अमीबोइड जिसको इन्वेजिव या पेरिप्लाज्मोडियम भी बोलते हैं, दूसरा सिक्रीटरी जिसको ग्लैंडुलर या फिर पैराइटल टेपिटम भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। जब टेपिटम सेल डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं तो यूबिश बॉडीज जो हैं वो एंथर लोक्यूल में आ जाती हैं जहां पे स्पोरोजिनस टिश्यू था। ठीक है, वहां पे आ जाएंगी और वहां पे आकर के वो क्या कर देंगी? एक्साइन का पार्ट बनेंगी। एक्साइन क्या है? एक्साइन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। तो एक्साइन की ऑर्नामेंटेशन करेंगी, एक्साइन की डिजाइनिंग में इन्वॉल्व होती हैं। क्या इन्वॉल्व होती हैं? दीज यूबिश बॉडीज जिनको ऑर्बिक्यूल्स भी बोला जाता है। आर यू क्लियर अप टू दिस? अब यूबिश बॉडीज कहां आ गई? स्पोरोजिनस टिश्यू के चारों तरफ, यानी कि वो अब एंथर लोक्यूल में आ चुकी हैं। ठीक, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द वॉल्स ऑफ एंथर। तो सबसे पहले अगर हम बाहर से डिस्कस करते हैं तो वॉल की बात जब हम करेंगे तो सबसे बाहर की तरफ होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मैं आपको सबको बता चुका हूं, दिस इज द प्रोटेक्टिव लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, और इसके अंदर की तरफ है एंडोथीसियम। अब जब हम अंदर मूव करते हैं तो हमें मिडल लेयर और टेपिटम दिखती है, और टेपिटम जो है वो किसको कवर करके रखती है? वो स्पोरोजिनस टिश्यू को कवर करके रखती है। तो सबसे पहले बाहर की तरफ एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, और फिर उसके अंदर मिडल लेयर एंड टेपिटम। टेपिटम जो है उसका काम होता है किसको कवर करके रखना? स्पोरोजिनस टिश्यू को कवर करके रखना। और दोनों जो लोब्स हैं एंथर के वो आपस में जुड़े रहते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं कनेक्टिव। ये जो कनेक्टिव है ये स्टेराइल स्ट्रक्चर है। इसका मेन पर्पस होता है दो लोब्स को आपस में कनेक्ट करके रखना। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे की बात। अब जब ये जो मैंने राउंड सर्कल बनाया है जिसके अंदर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपिटम और स्पोरोजिनस टिश्यू आते हैं, इसको हम डिटेल में देखें तो हमें ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगी। इसको जब हम इलाज करते हैं तो आप सब देख पा रहे हैं ध्यान से। सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है, एक सेक्शन कट लिया है मैंने, उसके अंदर की तरफ एंडोथीसियम है, उसके अंदर की तरफ मिडल लेयर है, एंड फाइनली इनर मोस्ट लेयर इज टेपिटम। और टेपिटम जो है वो किसको सराउंड कर रही है? वो माइक्रोस्पोर मदर सेल को सराउंड कर रही है, यानी कि वो स्पोरोजिनस टिश्यू को सराउंड कर रही है। इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं जो कि एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट है।
ठीक है, ये सेक्शन समझ आया। अब देखते हैं ये एंथर वॉल की लेयर्स के बारे में है। ये था एंथर, मैच्योर एंथर का टीएस यानी ट्रांसफर सेक्शन। आगे देखते हैं, आगे हम स्पोरोजिनस टिश्यू की बात करते हैं। तो स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जब एंथर यंग होता है तो होमोजिनस सेल्स होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजिनस सेल। कहां पे होती हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। स्पोरोजिनस टिश्यू जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्टोर रहता है एक मास की फॉर्म में, होमोजिनस सेल के ग्रुप की फॉर्म में। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो क्या होगा, जब माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है तो ये यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है, यानी कि ट्रू स्पोरेंजिएट, यानी कि इनसाइड द स्पोरेंजिया। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद होता क्या है। एक स्टेप आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब उनसे माइक्रोस्पोर्स का बनना, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। Formation of haploid microspore from the diploid microspore mother cell by the meiosis, इसको बोलते हैं microsporogenesis. As the name suggests, microsporogenesis, what is the meaning of this? Microsporogenesis means genesis of microspores, यानी synthesis यानी production of microspore. How? From the microspore mother cell. आपको मैं बता चुका हूं माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो स्पोरोजिनस टिश्यू है, वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होती हैं। उनके अंदर डिप्लॉइड कंडीशन पाई जाती है। अब उनमें जब मियोटिक डिवीजन होंगे तो उनसे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे। और याद रखना, जब मियोसिस होता है आप सब लोग जानते हैं एक सेल से 4 सेल बनती हैं, और यहां पे भी माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब माइक्रोस्पोर बनेंगे तो 4 बनेंगे, और चारों के चारों टेट्राड की फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे, टेट्राड की फॉर्म में, यानी चारों आपस में जुड़े रहेंगे। और यहां पे हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स के टेट्राड के बारे में डिटेल के अंदर। ठीक है, आगे मैं बता दूं आपको, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है, इसके अंदर मियोसिस हुआ तो इससे बने माइक्रोस्पोर। फिर देखेंगे नेक्स्ट बात कि ये जो माइक्रोस्पोर है टेट्राड की फॉर्म में बने, तो ये टेट्राड है आपके पास, डिफरेंट टाइप के टेट्राड। टेट्राड की जब बात करेंगे तो पहला टेट्राड है जो है जिसको टेट्राहेड्रल कंडीशन, जिसमें 3 आपको सामने की तरफ दिख रहे हैं और एक इनके पीछे की तरफ होता है। फिर सेकंड है आइसोबायलेटरल, जिसमें चारों एक दूसरे के आसपास होते हैं और चारों सामने की तरफ होते हैं, हमें दिखते हैं। फिर आता है डेक्यूसेट। डेक्यूसेट में क्या होगा, 2 आपको दिख रहे हैं, एक आपको नीचे वाला दिख रहा है और एक नीचे वाला इसके पीछे की तरफ होगा। फिर आता है टी शेप, इसमें चारों दिखेंगे लेकिन 2 अलग तरीके से अरेंज होंगे और 2 नीचे वाले अलग तरीके से होंगे। फिर लास्ट में आता है लीनियर टाइप ऑफ टेट्राड। तो अभी हमने पढ़े 5 तरह के टेट्राड, आइसोबायलेटरल, उसके टेट्राहेड्रल, डेक्यूसेट, टी शेप एंड लीनियर। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के प्लांट्स में किस तरह के टेट्राड बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले जो टेट्राहेड्रल टेट्राड है, टेट्राहेड्रल जैसा कि नीचे डायग्राम में दिया हुआ है, वो बनता है मोनोकोट के अंदर। किसके अंदर बनता है, मोनोकोट्स के अंदर, सॉरी डाइकोट्स के अंदर, कैप्सिला के अंदर। और आइसोबायलेटरल किसके अंदर बनता है, मोनोकोट्स के अंदर। आइसोबायलेटरल मोनोकोट के अंदर बनता है, याद रखना, और टेट्राहेड्रल जो है वो डाइकोट्स के अंदर बनता है। क्लियर। और डेक्यूसेट जो है वो मैग्नोलिया के अंदर बनता है। फिर बात करें टी शेप, तो टी शेप बनता है बुटोमॉप्सिस के अंदर, और लीनियर टाइप बनेगा हेलोफिला के अंदर। तो मैंने आपको 5 तरह के टेट्राड बताए। टेट्राहेड्रल जो कि आपको डाइकोट के अंदर मिलेगा, कैप्सिला एग्जांपल है। आइसोबायलेटरल आपको मोनोकोट के अंदर मिलेगा, डेक्यूसेट आपको मैग्नोलिया के अंदर मिलेगा, टी शेप आपको बुटोमॉप्सिस के अंदर मिलेगा, और लीनियर टाइप हेलोफिला के अंदर मिलेगा। ये 5 तरह के आपके पास टेट्राड हैं। टेट्राहेड्रल डाइकोट के अंदर, आइसोबायलेटरल मोनोकोट के अंदर, फिर डेक्यूसेट जो है वो आपको मिलेगा किसके अंदर, मैग्नोलिया के अंदर, टी शेप मिलेगा बुटोमॉप्सिस के अंदर, और लीनियर मिलेगा हेलोफिला के अंदर। क्लियर। सो ये थे टेट्राड के टाइप्स। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब टेट्राड अलग अलग तरह के क्यों बनते हैं, टेट्राड अलग अलग तरह के इसलिए बनते हैं क्योंकि जब मियोसिस होने लगता है तो मियोसिस 2 तरह का होता है, एक तो सक्सेसिव टाइप का, एक होता है साइमल्टेनियस टाइप का। सक्सेसिव टाइप में और साइमल्टेनियस टाइप में क्या डिफरेंस है। जो सक्सेसिव टाइप का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, उसके अंदर एक सेल के अंदर जब मियोसिस होता है तो हम लोग जानते हैं मियोसिस के 2 पार्ट हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मोनोकोट के अंदर सक्सेसिव टाइप की कंडीशन पाई जाती है, ये थोड़ी एडवांस्ड है एज कंपेयर टू साइमल्टेनियसली। सक्सेसिव टाइप में क्या होता है, जैसे ही मियोसिस 1 हुआ साथ के साथ साइटोकाइनेसिस हो जाएगा,
फिर उसके बाद मियोसिस 2 होगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। तो अगर ऐसे हो रहा है कि मियोसिस 1 के बाद साइटोकाइनेसिस हो गया, फिर मियोसिस 2 के बाद भी साइटोकाइनेसिस हुआ, तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव टाइप। लेकिन अगर मियोसिस 1 के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, डायरेक्ट मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो गया, तो उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस टाइप ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मैंने क्या कहा, जब मियोसिस 1 के बाद साइटोकाइनेसिस हो गया, फिर मियोसिस 2 के बाद भी साइटोकाइनेसिस हुआ, तो वो हो गया सक्सेसिव टाइप। और अगर मियोसिस 1 के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, डायरेक्ट मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो गया, तो वो हो गया साइमल्टेनियस टाइप। तो पहले वाला थोड़ा एडवांस है जो कि मोनोकोट्स के अंदर होता है, और दूसरे वाला थोड़ा प्रिमिटिव है जो कि डाइकोट के अंदर होता है। ठीक है, आगे मैं बता दूंगा आपको एक और डायग्राम जो यही बता रहा है। देखो, सबसे पहले ऊपर वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है सक्सेसिव टाइप में जैसे ही मियोसिस 1 हुआ तो बीच में साइटोकाइनेसिस हो गया, फिर मियोसिस सेकंड हुआ तो साइटोकाइनेसिस हुआ। लेकिन दूसरे डायग्राम में देखिए, मियोसिस 1 हुआ लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, फिर मियोसिस सेकंड हुआ, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हुआ। तो ये वेरियस स्टेजेस किसकी हैं? साइमल्टेनियस टाइप की। ऊपर वाली किसकी हैं? सक्सेसिव टाइप की। What is the basic difference between successive type and simultaneous type of cytokinesis? तो मैंने उसको कैटेगराइज किया है एक टेबल की फॉर्म में। So I want to share that table with you. So what is that table? सबसे पहले सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस, इसमें थोड़ा ये एडवांस टाइप का है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। दूसरी चीज क्या है, इसमें साइटोकाइनेसिस हर मियोटिक डिवीजन के बाद होता है, यानी मियोटिक 1 के बाद भी साइटोकाइनेसिस होगा और मियोसिस सेकंड के बाद भी साइटोकाइनेसिस होगा। क्लियर? सेकंड थिंग देखते हैं, इसके अंदर जो टेट्राड बनेंगे वो आइसोबाइलेटरल टेट्राड बनते हैं या फिर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, और ऐसा किसमें देखा गया है? मोनोकोट्स के अंदर। फिर बात करते हैं हम साइमल्टेनियस टाइप। तो साइमल्टेनियस टाइप में ये थोड़ा प्रिमिटिव टाइप का है, और इसमें साइटोकाइनेसिस जो है वो हर मियोसिस के बाद नहीं होता, जब पूरा मियोसिस हो चुका होता है, यानी 1 और 2, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 दोनों हो चुके होते हैं, उसके बाद आप साइटोकाइनेसिस होता है। तो इससे जो माइक्रोस्पोर बनेंगे टेट्राहेड्रल टेट्राड की फॉर्म में बनेंगे। टेट्राहेड्रल टेट्राड जिसमें 3 आपको सामने की तरफ दिखेंगे, एक पीछे की तरफ होगा, और आइसोबाइलेटरल जिसमें चारों ऊपर नीचे आपको सामने की तरफ दिखते हैं। और ये आपको किस में देखने को मिलेगा? ये आपको डाइकोट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं एंड करते हैं।